इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ। और यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन कवर कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, उससे संबंधित बहुत सारा मटेरियल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था आप सभी के लिए लाना, वो हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम वन लाइन फैक्ट के तहत अभी तक जो कुछ हमने अध्ययन किया हुआ है उससे संबंधित कुछ सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने के लिए आपको इसके शब्द के अर्थ पर जाना है। ग्रीन यानी कि हरा, हाउस यानी कि घर, ठीक है ना। तो हरा पौधा घर, इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं। जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं, वहाँ पर पौधों को उगाने के लिए एक तकनीक का उपयोग किया जाता है। उसमें सूर्य की जो किरणें आ रही होती हैं तो पौधे के ऊपर एक कांच का आवरण लगा दिया जाता है। तब जब ये सूर्य की किरणें आती हैं पौधे के पास तो ये कांच में प्रवेश तो कर जाती हैं, लेकिन ये उस कांच से बाहर लौटकर नहीं जा पाती हैं। इस तरह से पौधा गर्म बना रहता है। इस घटना को हम पौधा घर प्रभाव कहते हैं। वही चीज ग्रीन हाउस प्रभाव पर लागू होती है। क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी से टकराने के बाद जब वो वापस लौटती हैं तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। इसके कारण वो जो सूर्य की किरणें वापस लौट रही हैं वो वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती हैं और पृथ्वी की सतह पर ही रहती हैं और इस कारण से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। इस कारण से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इस समस्या को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। तो जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार कम से कम मिनिमम 33% जो एरिया है, 33% एरिया, वहां पर उतने भाग में वन होना अनिवार्य है। ग्रीन पीस क्या है? तो आपको बता दें कि ये एक प्रकार की पर्यावरण से संबंधित योजना है जिसका की नाम है ग्रीन पीस। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था, कब चलाया गया था और किसके नेतृत्व में चलाया गया था, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो चिपको आंदोलन जो था उसको चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की सुरक्षा करना। जो ठेकेदारों के द्वारा वन काटे जा रहे थे उनको सुरक्षा प्रदान करना और उनको कटने से बचाना, ये चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। आगे लिखा हुआ है देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो जितने भी हेडक्वार्टर हैं या फिर केंद्र हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो पारिस्थितिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र बेंगलोर में है जो कि कर्नाटक की राजधानी है। अगला फैक्ट, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत का जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वो अहमदाबाद में है जो कि गुजरात के अंतर्गत आता है। इसके बाद इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी जो है वो देहरादून में स्थित है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। डे से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं और ईयर्स हैं वो डिस्कस किए हुए थे पर्यावरण से संबंधित। तो वहां हमने ये भी समझा था कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। और इसके जस्ट अगले दिन 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अगला फैक्ट लिखा हुआ है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय वो देहरादून में स्थित है। तो देहरादून से आपको ये भी याद रखना है कि वहीं पर इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी भी स्थित है और वहीं पर यानी कि देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय भी स्थित है। अगला फैक्ट लिखा हुआ है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो कि भोपाल में है और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो इस बात को आपको याद रखना है। अगला फैक्ट लिखा हुआ है भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। तो ये सबसे ज्यादा जो वन है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। भले ही क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान
मध्य प्रदेश से बड़ा है और उत्तर प्रदेश भी बड़ा है, परंतु अगर हम वन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आगे लिखा हुआ है, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि हमने समझी थी एक लेक्चर में अलग से, पार्टिकुलर हमने केवल प्रकाश संश्लेषण के बारे में ही डिस्कशन किया हुआ था और उससे संबंधित जो रिएक्शन है वो हमने समझा हुआ था, केमिकल रिएक्शन। तो उसमें हमने ये देखा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दो चीज़ें भाग लेती हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि यहाँ पर बताया गया है, और इसके अलावा H2O जल जो कि हम देते हैं सिंचाई के रूप में। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और इसके बाद जो प्रोडक्ट के रूप में वो बनाते हैं, तो क्या क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और जल की कुछ मात्रा बनाते हैं। तो बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं। तो क्या मुक्त करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, जिसका फॉर्मूला होता है O2। तो ये आपको याद रखना है। अगला फैक्ट लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है। तो ये जो तीनों गैसों के नाम लिखे हुए हैं, इनके माध्यम से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO जो है वो वाहनों में धुआं जो निकलता है उसमें यही गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये वायु प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख गैसों के नाम दिए गए हैं, CO2, SO2 और CO। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम शॉर्ट में BOD बोलते हैं, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। तो ये जो BOD है वो जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है, और इसमें जल में स्थित प्रदूषण की और अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। आगे लिखा हुआ है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है। देखिए, PAN पैन का पूरा नाम होता है परऑक्सी एसिल नाइट्रेट, और ये एक बहुत खतरनाक वायु प्रदूषक है जिसके माध्यम से वायु में प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगला फैक्ट लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में नागपुर जो शहर है वहाँ पर राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला फैक्ट, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है। तो ये बात आप भली भांति जानते हैं कि ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है और उन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। इस तरह से जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो वायुमंडल जो है उसमें बहुत सारी गैसेज हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। उसके बाद ऑक्सीजन जो कि लगभग 21% होती है, और फिर बाकी अन्य गैसेज जो हैं वो बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती हैं। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में, नाइट्रोजन। अगला फैक्ट लिखा हुआ है, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो देखिए, आकाश का नीला दिखाई देना जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण संभव हो पाता है। प्रकीर्णन क्या कहलाता है, किरणों का फैल जाना। किरणें फैल जाती हैं उस समय जो घटना घटित होती है उसको हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन के समय क्या होता है कि आकाश में जो नीला रंग है वो हमारी आंखों तक जल्दी पहुंच जाता है, इस कारण से आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। तो किस घटना के कारण होता है, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। और इसके अलावा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो ये भी किस कारण से होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये बात आप जान सकते हैं, जानते ही हैं कि जो पर्यावरण दिवस है वो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि कुछ दिनों बाद आने वाला है। आगे लिखा हुआ है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1980 में, 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं UNEP,
UNEP यूनियन नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपको पता होना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। UNEP का जो मुख्यालय है वो है केन्या में, केन्या देश का नाम है, और वहाँ पे जो नैरोबी शहर है उसमें UNEP का मुख्यालय है। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो जो जीरोक्स कराते हैं हम, फोटोकॉपी कराते हैं मशीन के माध्यम से, तो फोटोकॉपी मशीन में ओजोन गैस उत्पादित होती है, जिसका फॉर्मूला होता है O3। ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं इसमें। आगे लिखा हुआ है विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो जो विश्व वन्य जीव कोष है WWF, ठीक है, तो इसके द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में पांडा को लिया गया है। पांडा जो कि बहुत ही सुंदर और दिखने में बहुत ही आकर्षक जीव होता है, पशु होता है, उसको प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। किसके द्वारा? WWF के द्वारा। आगे लिखा हुआ है भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो जो मध्य प्रदेश है वो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। तो हमारा जो उत्तर होगा इस प्रश्न का वो होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न लिखा हुआ है वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो वन महोत्सव जो है वो KM मुंशी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और वनों के संरक्षण और अधिक से अधिक वनीकरण के उद्देश्य से मुंशी जी ने ये महोत्सव प्रारंभ कराया था, जिसका नाम था वन महोत्सव। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो जो विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष है वो भारत का स्वर्ग, भारत का नहीं बल्कि दुनिया का स्वर्ग कहे जाने वाले देश स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये बात आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो सबसे प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला जो फल था उसका नाम था खजूर। खजूर, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे लिखा हुआ है सफोकेशन क्या है? सफोकेशन क्या है? तो ऑक्सीजन की कमी पर, ऑक्सीजन की कमी का जो जीवों पर इफेक्ट पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? सफोकेशन। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, तापमान में जो वृद्धि हो रही है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको हमने अभी अभी शुरुआत में डिस्कस किया हुआ था। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ग्रीन हाउस गैस जो हैं उनके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और ग्रीन हाउस गैस में सबसे पहले नाम आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला फैक्ट लिखा हुआ है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत को नष्ट करने का काम जो गैस कर रही है सबसे ज्यादा, वो है CFC। इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि इसमें कितने तत्व हैं? क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है। इसका सूत्र क्या होता है? CCl2F2। ये आपको याद रखना है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र क्या है? CCl2F2। C यानी कार्बन, Cl यानी कि क्लोरीन और F यानी कि फ्लोरीन। इन 3 तत्वों से मिलकर ये CFC बनता है। अगला फैक्ट लिखा हुआ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? देखिए अभी अभी जो हमने डिस्कस किया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन कौन सी गैस है? क्लोरो मतलब क्लोरीन, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन और कार्बन मतलब कार्बन। तो 3 गैसें हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। आगे लिखा हुआ है भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? तो जो CFC है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हम रेफ्रिजरेटर, जो हमारे घर में फ्रिज और एयर कंडीशनर पाए जाते हैं उनमें करते हैं। इसके अलावा स्पेकन डिस्पेंसर है, वातानुकूलक, वातानुकूलक यानी कि एयर कंडीशनर AC, और रेफ्रिजरेटर जिसको हम शॉर्ट में फ्रिज बोल देते हैं। इसके अलावा हेयर स्प्रे है, शेविंग क्रीम है और अनेक प्रकार के जो सौंदर्य प्रसाधन हैं, ब्यूटी वाले जो प्रसाधन हैं, उनमें CFC का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, और जब पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होती रहेगी तो ग्लेशियर पर जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी। ग्लेशियर क्या होंगे? पिघलने लगेंगे, और ग्लेशियर के पिघलने से ये
जो बर्फ है उसका पानी समुद्रों में जाएगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जिस कारण से समुद्री किनारे जो देश स्थित हैं वो डूब में आ जाएंगे और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो ये दुष्परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिल सकते हैं अगर इसी तरह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा तो। आगे लिखा हुआ है भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जिनसे आप परिचित होंगे, इन्होंने चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उत्तराखंड में, तो इन्हीं को वृक्षों का आदमी कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो जैव विविधता यानी कि वेरिएशन, जीवों में जितने ज़्यादा वेरिएशन होते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रजाति के जो जीव एक जगह पाए जाते हैं, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रजातियों के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। इस कारण से सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। आगे लिखा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो लखनऊ में स्थित है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस, और उसके अगले दिन 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, और उसके एक महीने बाद यानी कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, और उसके एक महीने बाद यानी कि 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो जो हाइड्रोजन है H2, इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम भविष्य में ईंधन के रूप में हम हाइड्रोजन को उपयोग में ला पाएंगे। ऐसा भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इस कारण से हाइड्रोजन जो है इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। तो ओजोन परत जो है उसको हम रक्षा कवच के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने का काम करती है और एक प्रकार से रक्षा कवच का काम करती है। इस कारण से ओजोन परत को क्या कहा जाता है, रक्षा कवच। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। तो रेड डाटा बुक का संबंध किससे, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीवों से। तो जो विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं, विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं, ऐसी प्रजातियों को जिस बुक के अंतर्गत रखा जाता है उस बुक को क्या बोला जाता है, रेड डाटा बुक। अगला फैक्ट लिखा हुआ है एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पर स्थित है। तो जो एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स है वो USA यानी कि अमेरिका में विस्कॉसिन नामक स्थान पर स्थित है। आगे लिखा हुआ है CNG का पूरा नाम क्या है। तो C मतलब कंप्रेस्ड, N मतलब नेचुरल और G मतलब गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस जो है इसको हम CNG या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, और ईंधन के रूप में वाहनों को चलाने में इसका उपयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम एक इकाई का उपयोग करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डेसिबल, और 65 डेसिबल से ज़्यादा स्तर का अगर ध्वनि है तो उसको हम ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत रखते हैं। आगे लिखा हुआ है जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो ये अभी घुमा फिरा के इसी तरह का हमें क्वेश्चन मिला हुआ था, उसमें लिखा था कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसका मापन किया जाता है। तो जल प्रदूषण का मापन किया जाता है। उसी का रिवर्स करके यहाँ पूछ लिया गया है कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो वो कौन सा परीक्षण है, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये परीक्षण किया जाता है। आगे लिखा हुआ है ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या हैं। तो आप सभी जानते हैं कि एसिड रेन इसका प्रमुख कारण है। अम्ल वर्षा क्या होता है कि जो बारिश होती है उसमें जब SO2, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, इस तरह की ये जो गैसें हैं वो इस वर्षा के पानी में घुलकर पृथ्वी पर बरसती हैं। तो इस प्रकार की वर्षा को क्या बोला जाता है, अम्ल वर्षा बोला जाता है। और इस बारिश के कारण जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बहुत नुकसान हो रहे हैं। पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है और जीव जंतुओं में त्वचा कैंसर की संभावना रहती है। इसके अलावा जो पुरानी इमारतें हैं जैसे कि ताजमहल है, तो इनके संचारित होना मतलब कि उनका
जो रूप है वो थोड़ा फीका पड़ जाना, वो पीले पड़ जाते हैं और संचारित हो जाते हैं। तो ये जो घटनाएं देखने को मिलती हैं वो किसका दुष्परिणाम है? अम्ल वर्षा का दुष्परिणाम है। आज का हमारा जो लास्ट अंतिम फैक्ट है वो और देख लेते हैं। लिखा हुआ है मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो मानव के द्वारा जो उपग्रह निर्मित किए जाते हैं और उनकी लॉन्चिंग की जाती है तो ये कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं? बाह्य मंडल में। सबसे बाहरी जो मंडल है अपने वायुमंडल का, जिसको हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं या वायुमंडल के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इन उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। एक नए लेक्चर के साथ आपसे पुनः मुलाकात।